आज के लेक्चर के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पारितंत्र के प्रकार के बारे में समझेंगे कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं और पारितंत्र के अंतर्गत ही हम अलग अलग भागों में जब हम उसे वर्गीकृत करते हैं, ठीक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें स्थलीय पारितंत्र की अपने एक गुणधर्म होता है। उसमें जो अलग अलग टाइप में, जैसे वहाँ पर जैसे जंगल का अपना हो गया, ठीक, घास का अपना हो जाता है, उसी प्रकार मरुस्थल का अपना होता है, चट्टान यानी कि पर्वतों का, पठार का, मैदानी क्षेत्रों का अलग अलग अपना पारितंत्र होता है। उसी प्रकार जलीय पारितंत्र के अंतर्गत लवणीय जल, अलवणीय जल, ठीक, संक्रमण पारितंत्र, इस प्रकार से इनको हम विभाजित करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी बेस से आसपास रहेगा और इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट बनेंगे, जो भी फैक्ट रहेंगे हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, साथ ही बेसिक कंप्लीट भी होगा और इससे संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एग्जाम में, और तो उनको भी कवर करेंगे। तो समझते हैं कि पारितंत्र एक्चुअली में देखा जाए तो आप, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जो जैवमंडल है, ठीक, ये जो जैवमंडल है, इसी जैवमंडल के 3 भाग होते हैं, जिसमें स्थल मंडल, ठीक, इसी में आ जाओ जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल। और यही स्थल मंडल के भी कई सारे भाग होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, ठीक, इसी में आ जाओ मैदान, वन, घास, मरुस्थल, पर्वत में आ जाओ। ये पर्वत देखा जाए तो उष्णकटिबंध में भी होते हैं, शीतोष्णकटिबंधी होते हैं और शीतकटिबंध भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र विशेष स्थल मंडल का होता है, उसके कई सारे भाग होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, वन, घास, मरुस्थल। और ये क्षेत्रीय वार तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पृथ्वी में जो कटिबंध होते हैं, कटिबंध के अनुसार इनकी विद्यमानता जो उपस्थिति होती है, वहाँ का जो क्षेत्र होता है, वहाँ का ये अपना एक पारितंत्र बनाए रखते हैं। वहाँ पे जो वहाँ के पेड़ पौधे या जैविक अजैविक घटक होते हैं, जैसे कोई भी पर्वत का है तो वहाँ पे जैविक अजैविक घटक देख लीजिए। पठार है, वहाँ का जैविक अजैविक घटक जो होते हैं उनमें भिन्नता मिलेगी। तो जैसे जैसे आप क्षेत्रीय वार आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम पृथ्वी को, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी की कुछ, हम जैसा कि आप जानते हो कि लगभग में 78% पे क्या है, जल है, ठीक, और 29% पे क्या है, स्थलीय है। तो ये जो जलमंडल है, ये लगभग में महासागर जो है देखा जाए तो 71% पर है पूरे पृथ्वी के, और जो स्थल मंडल है वो लगभग 29% है, ठीक। तो जलमंडल और स्थल मंडल है, ये हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, उपस्थित हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थित जीव जंतुओं का अपना मेटाबॉलिज्म अलग होगा, यहाँ रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, डिपेंडेंसी इनकी अलग होगी। साथ ही स्थल मंडल पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं और जैविक अजैविक जो घटक हैं, उनका अपना एक तरीका अलग होगा, अपना सर्वाइव करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। वो जो निरंतरता उनकी है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, शीत निष्क्रियता देख लीजिए, या आप उनकी उपस्थिति या गुणधर्म हैं, उनके अंदर जो नेचुरली रूप से उस क्षेत्र को लेकर के जो अपने को ढाल लेते हैं, वो प्रकृति के रूप में उनको हम देख सकते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है, ये हमारा क्या करता है, पृथ्वी जो है ना, ये करता है हमारा, इसका मुख्य फैक्टर जो होता है वो होता है सूर्य, ठीक है। जैसे कि आप जैसा जानते हो कि हमारे पृथ्वी है, ये पृथ्वी की एक भूमध्य रेखा है, ठीक, इसे विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, विषुव बोलते हैं।
तो ये क्या है, पृथ्वी की दो बराबर भागों को समान रूप से विभाजित करती है, जिसका ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जल की बात की जाए तो जल में अगर यहाँ पे देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जल कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपस्थिति ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में मरुस्थल बोल सकते हैं, स्थलीय मंडलीय क्षेत्र, जो स्थल मंडल का जो क्षेत्र है वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें जलमंडल ज्यादा है, यानी कि जल की उपस्थिति ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा में जो पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं, वो महाद्वीपों की जो उपस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम है। तो यहाँ पे ये भी एक नियमित रूप से देख सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम इसमें देखें तो ये देखा जाए तो इसका मुख्य फैक्टर जो डिसाइड करता है, जो पृथ्वी के कई भागों में विभाजन यानी कि जलवायु को डिसाइड करने वाला मुख्य फैक्टर हमारा जो होता है वो होता है सूर्य। जो सूर्य जो होता है वो देखा जाए तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में रहता है। तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधी। तो उष्णकटिबंधी जो क्षेत्र होता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधी जो क्षेत्र है आप देखोगे, ये मान लो हमारी कर्क रेखा है और ये है देखो मकर रेखा। ठीक, तो इस बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधी क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो एक प्रकार से देखा जाए तो जीव जंतुओं की, यहाँ के पेड़ पौधों की, यहाँ पर जो देखा जाए तो भिन्नता देखने को मिलती है। और ऊपर जैसे आप ऊपर जाओगे शीतोष्णकटिबंधी में, उपोष्णकटिबंधी में, तो यहाँ की जो जलवायु है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पेड़ पौधों का में तुलना अगर उष्णकटिबंधी की जाए तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके ऊपर और जाओगे शीत है, शीतोष्ण है, वहां पे डिफरेंस अलग मिलेगा, शीत में अलग मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप उष्णकटिबंधी क्षेत्र से आप जैसे शीत कटिबंध यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपके में देखा जाए तो सूर्य के ने जो जलवायु का जो फैक्टर को डिसाइड कर रखा है उसके आधार पर ही हमारे यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में उसकी दिशा और उनकी निश्चित तौर पे वहाँ का रहन सहन, उनके मतलब खान पान, वो में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इनको डिसाइड करने वाला कौन हो सकता है, हमारा सूर्य है। क्योंकि सूर्य की उपस्थिति देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर यानी कि कर्क रेखा पर और मकर रेखा के बीच का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर उपस्थिति इसकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु होती है वो देखी जाए तो उष्णकटिबंधीय होती है और यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो जीव जंतु है, तो आप देख सकते हो कि, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा डिफरेंस ये यहाँ पर इतना देखा जा सकता है कि जो स्थल मंडल है यहाँ के जीव जंतु अलग हैं, यहाँ पे जल मंडल है तो यहाँ पे थोड़ा भिन्नता देखी जा सकती है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो समान दर्शाते हैं, यानी समान अनुकूलता के होते हैं, उनमें स्वभाव समान होता है। लेकिन बस जलमंडल और जो स्थल मंडल है उसमें उपस्थित जो जीव होते हैं उसमें जरूर भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन उनकी अनुकूलता के आधार पर इसमें जो स्थिति होती है वो समान होती है। क्योंकि यहाँ पर जो पूरी देखी जाए तो ये जो कटिबंध है उष्णकटिबंधी, यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की जो जीव जंतु हैं वो क्या है, इनकी तुलना में शीत कटिबंधी या शीतोष्णकटिबंधी जो क्षेत्र होते हैं इनकी तुलना में ये काफी अच्छा सर्वाइव करते हैं और विकसित अपने को स्वयं को विकसित करने में इनका मेटाबॉलिज्म काफी देखा जाए अच्छा होता है और सब ये अपने कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे पारितंत्र होता है वो पारितंत्र को डिसाइड करने के लिए हमारा सूर्य जो होता है वो मुख्य घटक होता है और ये सूर्य जो है एक संगठक के रूप में हमारा तीसरा घटक होता है। इसको हम अजैविक घटक के रूप में भी हम वर्गीकरण या उसको पढ़ते हैं। तो क्या समझा कि जैसे कि कोई पारितंत्र है तो पारितंत्र में हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे जैवमंडल, तो जैवमंडल में ही एक जो स्थल मंडल है हम इसको पहले विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल को हम कई क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार, मैदान, वन, घास, मरुस्थल। तो इसमें पर्वत का अपना एक पारितंत्र होता है, वहाँ की जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनका अपना एक रहन सहन, खान पान, उनकी डिपेंडेंसी अलग होती है।
पठार की अपनी अलग होती है, मैदान की अपनी अलग होती है, वन की अलग होती है, घास की अलग होती है, मरुस्थल की अलग होती है। लेकिन ये देखा जाए किसी विशेष क्षेत्र या तटबंध में होते हैं तो यहाँ की अनुकूलता के आधार पर एक समान देखा जाए तो प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि समान दशा दर्शाते हैं। लेकिन इनका जो देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी देखा जाए तो अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर इसमें डिफरेंस या भिन्नता देखने को मिलती है। वो हम देखेंगे कैसे कैसे मिलती है। तो अभी हम पहले इसको हम वर्गीकृत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थलमंडल का जो पारितंत्र है, यहाँ पे लिख ले हो पारितंत्र, ठीक। पारितंत्र जो है सॉरी, पारितंत्र में हम देखें स्थलीय पारितंत्र है, ठीक। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि वन, ठीक। इस वन में आ जाओ तो उष्णकटिबंधी, अभी एक एक करके हम डिसाइड करेंगे। उपोष्ण, इसी में आ जाओ शीतोष्ण, और शीतकटिबंध, ठीक। ये जो वन होते हैं ये क्या है, ये 4 प्रकार के, जैसे कि हमारी पृथ्वी पे उसकी जो मुख्य फैक्टर सूर्य है उसके आधार पर इन कटबंध को विभाजित किया गया है। तो उसी के आधार पर जो वन होते हैं, वन की उपस्थिति होती है, उनकी जो पेड़ पौधों की जो स्थिति होती है, उनकी विकसित करने की जो क्षमता होती है, निष्क्रियता की क्षमता होती है, उनको जल संग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है, और स्वयं में भोजन बनाने की क्षमता, ऊर्जा बनाने की क्षमता होती है। इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। और इनकी लंबाई के आधार पर भी इसमें देखा जाए तो डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, भिन्नता देखने को मिलती है। तो इनको हम एक एक करके अभी क्लियर करेंगे। पहले हम इसको पूर्ण रूप से वर्गीकृत कर लेते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी में वन हो गया। अब आ जाओ घास के में। तो घास के मैदान में अगर देखा जाए तो वन में देखा जाए तो इसमें खूब अच्छे तरीके से बारिश होती है, ठीक है, और बारिश की वजह से यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं खूब हरे भरे रहते हैं, खूब लंबे, खूब स्वयं में विकसित होते हैं और खूब ऊर्जा के उत्पादक होते हैं और साथ ही भोजन के उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाए जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार हम इसमें ले सकते हैं। जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक। और जहाँ पे थोड़ा बारिश मतलब कम होती है, यानी कि 200 डिग्री से सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक, वहाँ पे देखा जाए तो पर्णपाती वन मिल जाते हैं। अभी हम क्षेत्र विशेष में इसको हम देख लेंगे। जो ये जो क्षेत्र होता है एक्चुअली में ये वृष्टि वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे उच्च दाब होता है, ठीक है। तो उच्च दाब की वजह से यहाँ की जो क्षेत्र की जो भूमि होती है वो मरुस्थलीय टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं कांटेदार वन होते हैं, जैसे कि मूंगफली नहीं होते हैं, अरे क्या बोलते हैं, बबूल हुआ, खैर हुआ, करौंदा हुआ, ठीक, और भी होते हैं। तो उनको हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। कांटेदार वाले जो वन होते हैं खूब रंध्रनुमा होते हैं, वो क्या करते हैं कि जल को संचित करने में काफ़ी कठोरता रखते हैं और देखा जाए तो वो एक बार जल को ग्रहण कर लेते हैं तो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, जीवन में अपने को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय हैं, उपोष्णकटिबंधीय हैं, शीतोष्ण हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो घास के मैदान होते हैं यहाँ पे देखा जाए तो घास के मैदान में ऑब्वियसली आप जानते हो निश्चित तौर पे कि घास के मैदान कैसे हम कहेंगे, घास के मैदान को हम उन्हें कहा कहते हैं जहाँ पे बारिश की थोड़ा कमी होती है, ठीक, जहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। जो बारिश होती है वो लगभग में देखी जाए तो ठीक ठीक होती है, 200 सेंटीमीटर से थोड़ा प्लस में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होती है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो घास के मैदान होते हैं, घास उगती है, ठीक है, खूब घास उगती है। और ये जो घास होती है, इसी घास में ही क्या है कि जो जो जानवर होते हैं शाकाहारी, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए चरगाह के रूप में आते हैं। तो ये घास जो होती है, इसमें दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं, ठीक है। पहला देखा जाए, इसकी विशेषता देखा जाए तो ये चारागाह के रूप में होते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ चरवाए आते हैं, मतलब कि जैसे गाय भैंस बकरी, ठीक, ये सभी आते हैं, ठीक। और दूसरा देखा जाए तो इसी में जल की कमी होती है, ठीक, क्या होती है, जल की कमी होती है। तो यहाँ पे जो घास के जो मैदान होते हैं, इनको हम क्षेत्रवार के अनुसार भी हम इसको हम कई क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम चल के सब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने के रूप में वो अपना ओवरव्यू बना लेते हैं। जैसे घास के जो मैदान होते हैं, उसमें देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय घास के भी मैदान होते हैं। तो उनके आधार पर वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी जीव जंतु होते हैं या जैसे भी जीव जंतु होते हैं, जो हमने घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र को लेकर को समझाया था, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी को लेकर समझाया था, दशक नियम समझाया था। जो वहाँ का जो क्षेत्र है होता है कि उनकी अपनी सर्वाइव करने की क्षमता कैसी होती है, वो एक्चुअली में वो देखा जाए तो सूर्य के जो एक जलवायु डिसाइड करने का मुख्य कारक होता है। तो उसके आधार पर घास के मैदान जो होते हैं, वो क्षेत्र विशेष में उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उनकी घास की उगने की विशेषताएं अपनी अलग होती है, वहाँ के जीव जंतुओं की अपनी अलग अलग अनुकूलता होती है, निष्क्रियता जो जैसी भी हो, वो आगे चल के हम अभी सब बताएंगे। तो घास के मैदान भी हो गए। इसके बाद में स्थलीय पारी तंत्र में ही देखा जाए तो इसी में पर्वतों में देखा जाए तो इसमें टैगा क्षेत्र जो होता है, ठीक, टुंड्रा क्षेत्र है, ठीक, ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं ये एक्चुअली में पर्वतों पे पाए जाते हैं, ठीक। तो अब पर्वतों को इसमें हम ले लेते हैं। तो पर्वतों में देखा जाए तो जो शीतोष्णकटिबंध का जो क्षेत्र होता है, उसमें देखा जाए तो ये टैगा क्षेत्र पाया जाता है, टैगा वन होते हैं। ये ही टैगा वन देखा जाए तो एक प्रकार से है जैसे कि जब जैसे ऊंचाई पे जैसे 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 आप ऊपर जाओगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पे टैगा वन पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक्चुअली में ये टैगा टुंड्रा वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति ज्यादा है और बर्फ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर पे जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध शीतकटिबंधीय क्षेत्र में या शीतोष्ण में ये टुंड्रा और टैगा वन नहीं पाए जाते हैं, ओके। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो टैगा वन पाए जाते हैं, इनके अंतर्गत ये क्या होते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है अल्प होता है, ठीक है। जो इनकी अल्प अवधि होती है जीने की, तो वो बहुत कमी होती है। साथ ही देखा जाए तो जीवन में ये बहुत क्षण भर के लिए अपने उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो इनके देखा जाए तो इनकी विशेषताएं इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कि देखी जाए तो फर मांस लाइकेन जो भी होते हैं ये वहीं पाए जाते हैं, टुंड्रा क्षेत्र और टैगा क्षेत्र वन। अपने का टैगा क्षेत्र नीचे होता है, टुंड्रा क्षेत्र ऊपर होता है। तो शीतकटिबंधीय क्षेत्र में ये जो क्षेत्र वन पाए जाते हैं, वैसे कि उसमें मांस फर लाइकेन, ठीक, ये कुछ समय के लिए पाए जाते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र विशेष के में जो ऊंचाई के आधार पर भी देख सकते हैं, और जैसे ध्रुवों के क्षेत्र पे जाते हैं उसके आधार पे देख सकते हैं। ऊंचाई के आधार पे आप कैसे देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा धरातल है, धरातल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर देखोगे कि एक तो होता है पृथ्वी पर, यहाँ पे ये क्षेत्र होता है ये वाला, ठीक, ये उष्ण और शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीतोष्ण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो उस आधार पर हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही अगर पर्वत पठार है तो पर्वत जो होता है वो क्या होता है, ऊंचाई के आधार पर भी देखा जाए तो इसमें भी आप देख सकते हो कि शीतोष्णकटिबंध शीतकटिबंध देखने को मिलते हैं।
वो कैसे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर क्या होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में कमी होती चली जाती है, और क्या होता है कि इसमें जो मतलब कि गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है और बहुत ही ठंडक रहती है। तो ठंडक होने की वजह से यहाँ पर भी शीतोष्ण और शीत कटिबंध के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो पर्वत होते हैं, पर्वतों पे ऊंचाई के आधार पर भी हम इनको टुंड्रा या टैगा वन देखने को मिल जाते हैं। तो इनको हम बाद में एक एक करके हम समझाएंगे। ठीक, अभी हम ओवरव्यू बना रहे हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं जो वन हुआ, घास का हुआ, टैगा टुंड्रा हुआ, इसी में हम पढ़ लेते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक, यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मूत्र अपना जो उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, वो बहुत गाढ़ा होता है। ठीक, क्योंकि उनको पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, तो वो लंबे समय तक अपने को सर्वाइव करने के लिए एक बार पानी पीने के बाद उनको वो मोटा वाले जिनको अपने को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ताकि वो क्या करते हैं कि उनका जो मूत्र होता है काफी गाढ़ा होता है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो वन होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, क्योंकि बारिश की कमी की वजह से इनके वन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही लंबा होता है। ठीक, क्योंकि ये कांटेदार वन होते हैं और कांटेदार झाड़ियों रंध्रनुमा इनके जो वन होते हैं, तो ये अपने जल को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं और इसकी वजह से ये लंबे समय तक अपने जीवन यापन को सर्वाइव करने में अपने को विकास कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो वृद्धि होती है वो वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि इनको एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है और साथ ही यहाँ पे बारिश के साथ साथ जैसे कि जो वन पाए जाते हैं, तो बारिश की वजह से वन की जो जैसे कि कांटेदार वन होते हैं, जैसे जो एक मूंगफनी जो वन होती है, ठीक, नागफनी है, ठीक, कांटेदार वन, इसमें कांटेदार पाए जाते हैं। साथ ही बबूल हुआ, करौंदा हुआ, खैर हुआ, ये जो वहाँ पे जो वनस्पतियां हैं ये पाई जाती हैं और बहुत ही दूर दूर लंबे लंबे दूर दूर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, और बहुत ही यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। बारिश की कम होने की वजह से यहाँ पे जो CO2 होती है, सिलिकेट, ये जो सिलिकेट होता है Si+O2, ये होता है सिलिकेट। ये क्या पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र ही होता है और इसमें क्या देखा जाए तो वो टिम्बे वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं और बहुत सारी गर्मी होती है। और ये पूरा देखा जाए तो वृष्टि क्षेत्र होता है, वृष्टि क्षेत्र। ठीक, क्योंकि जहाँ बारिश कम होती है और यहाँ पे उच्च दाब होता है, उच्च दाब होने की वजह से यहाँ पे बारिश की क्या देखा जाए तो कमी होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्थलीय पारी तंत्र के अंतर्गत जो वन होते हैं, घास है, वन में हम पढ़ते हैं, घास के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में जो टैगा है, टुंड्रा वन है, शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र में पाए जाते हैं वो शीतोष्ण पाए जाते हैं। साथ ही देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, जैसे स्थलीय पारी तंत्र में वन, सागौन है, शीशम है, ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम एक एक कर को अब हम इसमें कंफर्म करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन से वन होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, उपोष्ण में कौन होते हैं, शीतोष्ण में, शीत कटिबंध में कौन होते हैं। तो ये एक्चुअली हम नॉर्मल समझ लेते हैं, इनको हम ज्योग्राफी में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, वनों को। और इसी प्रकार जो घास के आप मैदान देखते हो कि जो बहुत सारे होते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय में भी जैसे कि आप देख लेते हैं, तो इनको अभी हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्थलीय पारी तंत्र था वो अभी फिलहाल में इतना ही वर्गीकृत है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं जलीय पारी तंत्र। ठीक, जो पारी तंत्र के अंतर्गत, जैसा कि हम पारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्थलीय पारी तंत्र, ठीक, और नेक्स्ट में हम इधर पढ़ रहे हैं जलीय पारी तंत्र। और जो जलीय पारी तंत्र होता है उसमें देखा जाए तो इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं।
जैसे लवड़ी, आलवड़ी, संक्रमण। ठीक, तो अभी मैंने बताया था आपको स्थलीय पारी तंत्र के संदर्भ में कि स्थलीय जो पारी तंत्र हैं वो किन किन भागों में विभाजित होते हैं, इसके वजह पूर्ण रूप से हमने बताए हैं। आप इसको हम एक एक करके बाद में डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कोई भी पारी तंत्र है वहाँ जलीय पारी तंत्र अवश्य होता है। तो जलीय पारी तंत्र के में देखा जाए तो उसका अपना एक देखा जाए तो जलीय में भी लवड़ी होता है, लवड़ी जल भी होता है, आलवड़ी जल भी होता है और संक्रमण पारी तंत्र भी होता है। लवड़ी जल में अगर देखा जाए तो महासागर होते हैं, ठीक, और आलवड़ी जल में देखा जाए तो इसमें महासागर भी हो गए। महासागर देखा जाए तो खुला जल, ठीक है। और आलवड़ी में देखा जाए तो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। अब झीलें भी देखा जाए तो लवड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आलवड़ी के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र की तुलना में बहुत कम ही होती हैं, सूक्ष्म ही होती हैं, तो इसकी वजह से इनको हम आलवड़ी में पढ़ लेते हैं। संक्रमण एक क्षेत्र ऐसा होता है जो देखा जाए तो आर्द्र भूमि युक्त क्षेत्र होता है, आर्द्र भूमि युक्त क्षेत्र, ठीक। तो इसमें समझ सकते हैं जो आर्द्र भूमि युक्त जो क्षेत्र होता है जिसमें देखा जाए तो आर्द्रता पाई जाती है, और वो आर्द्रता होती है कई क्षेत्रों में, कच्छ के में, अनूप में, इस प्रकार से विभाजित होती है। तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे, अभी केवल स्पष्ट रूप से इतना ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो संक्रमण पारी तंत्र जैसे क्या होता है कि ये जैसे नदी आती है और ये पूरा एक समुद्र है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक आलवड़ी जल है, ठीक है, ये आलवड़ी जल है और ये एक लवड़ी जल है, क्योंकि जो समुद्र होता है वो पूरा नमक से होता है। जैसे कि आप जानते हो कि आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि जो बारिश है ना, इसका मुख्य कारक बारिश माना जाता है। जैसे कि बारिश जो होती है वो क्या करती है, ऊपर जैसे कि समुद्र से क्या करती है, बाष्पशील के माध्यम से ऊपर जल जाता है, और जल एक संघनन, एक संतृप्त होने के बाद ये क्या करता है, पृथ्वी पर यहाँ बारिश कर देता है, ठीक, स्थलीय क्षेत्रों में बारिश करता है। जब ये बारिश कर देता है तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक, जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे कि सोडियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, Na तो क्या बनाएगा, Na, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा प्लस जल से H2O, ठीक, क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, NaOH, क्षार बनाता है, ठीक। तो जब एक क्षार, और ये देखा जाए ये एक प्रकार की धातु है, ठीक, और इसी प्रकार से देखा जाए तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, प्लस H2O, तो ये बना देती है HCl, ठीक। तो HCl और जब Na और NaOH जब आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल होता है ये, ठीक, अम्ल और जब क्षार मिलते हैं आपस में, जैसे अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार अम्ल है, ये क्षार है। जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का देखा जाए तो लवण होता है, या कह सकते हैं इसको नमक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमारे स्थलीय मंडलीय पारी तंत्र के अंतर्गत जो सतह होती है वहां पर पोषक तत्व, सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो बारिश होती है वो क्या करती है, इस प्रकार से बारिश होती है, बहुत सारी यहाँ से क्या है, बाष्पशील होके जल जाता है, ठीक, बाष्पशील से, और ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है।
तो ये यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो ऐसे जा जाकर क्या करते हैं, वो नदियों के माध्यम से, ठीक, नहरों के माध्यम से समुद्र में जाते हैं। तो वहां पर देखा जाए तो लवण की मात्रा इतनी बढ़ती जाती है कि एक देखा जाए तो पूरी ग्रेट बैरियर रीफ बन जाती है। क्या बन जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, जो ग्रेट बैरियर रीफ होती है वो एक्चुअली में पूरी नमक से युक्त बनी होती है, नमक युक्त होती है। ठीक, जैसे अपनी ऑस्ट्रेलिया की आप देख सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका एक अपना उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी, जैसे जब बारिश होती है, जब बारिश एक क्षेत्र विशेष में होती है, वहां पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म एवं पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व जल की संलिप्तता में, जल की विद्वानता में क्या हो जाते हैं, वो उसमें संतृप्त हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से लवण बना लेते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सीधे नदियों के माध्यम से, जल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से सीधे समुद्र में जाते हैं और समुद्र में पुनः वही क्रिया चलती रहती है, वही चक्रीय प्रक्रम जैसा चलता रहता है। लेकिन जो नमक है, नमक की वहाँ की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर जो पाए जाने वाले, जो देखा जाए एक प्रकार से इतनी मोटी परतें बन जाती हैं, वहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ जैसे कुछ परतें बन जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि संक्रमण जो पारितंत्र है उसमें बहुत सारा, जो देखा जाए तो एक क्षेत्र विशेष पाया जाता है, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि जो नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, उनके माध्यम से ये पानी जाता है। तो ये एक प्रकार का आलबड़ी होता है, लेकिन ये जब समुद्र में जाता है तो ये लवण मात्रा में पाया जाता है। ये एक क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो होता है ये होता है संक्रमण जोन। ठीक, ये दो प्रकार का क्षेत्र हो सकता है, आप इसको एस्चुरी बोल सकते हैं, एस्चुरी क्षेत्र होता है। ठीक, और एक क्षेत्र है आर्द्र भूमि के नीचे हम लिख सकते हैं एस्चुरी। ये दो प्रकार की होती है संक्रमण पारितंत्र में, आर्द्र भूमि और एस्चुरी। एस्चुरी एक्चुअली में तब बनती है जब नदियां समुद्र में जाती हैं तो वहां पे एक क्षेत्र विशेष बन जाता है संक्रमण क्षेत्र, उसे एस्चुरी बोलते हैं। और आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो कोर क्षेत्र होता है जो स्थल एवं जलमंडल के बीच में पाया जाता है। ठीक, स्थल और जलमंडल के बीच में कल हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो देखा जाए तो झील और पारितंत्र जो देखा जाए स्थलीय क्षेत्र के वहां भी बन सकती हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं वहां भी बन सकते हैं। और बरसात जब होती है तो बरसात में देखा जाए तो दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, वहां भी बन सकती हैं। तो ये हमारी जो आर्द्र भूमियां हैं, और आर्द्र भूमियां संरक्षण के लिए तो आप जानते हो कि वर्तमान में कितनी सारी आर्द्र भूमियां हैं, लगभग में 76 आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी फिलहाल में जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके संदर्भ में रामसर कन्वेंशन एक अलग है, वो हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो स्थलीय के विषय में समझा और इसके बाद जलीय पारितंत्र के संदर्भ में समझा कि इसमें देखा जाए तो लवणी जल है, इसमें देखा जाए तो शांत जल होता है। ठीक है, और महासागर खुला जल होता है, और इसी में देखा जाए ज्वार भाटा भी आते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो जल होता है उसमें संचरण पाया जाता है, यानी कि उसमें गमन होता है। तो वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वो अपने साथ नमक की मात्रा भी ले जाते हैं। तो किनारे किनारे नमक बहुत सारा अपना फैलाते जाते हैं, तो वहां पे अपना एक अलग पारितंत्र बन जाता है। वो पारितंत्र जो होता है वो कोरल रीफ का पारितंत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय हुआ, जलीय हुआ। और जलीय में, स्थलीय के अंतर्गत हमने आपको बता दिया, जलीय के भी बता दिया, संक्रमण पारितंत्र भी बता दिया।
अब हम एक एक करके सभी पारितंत्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं स्थलीय पारितंत्र। पारितंत्र के अंतर्गत जो स्थलीय पारितंत्र था, इसका हमने हमें डायमेंशन बनाया था, ठीक, डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने बताया था वन। तो हम पहले वन के संदर्भ में समझ लेते हैं। वन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय होते हैं। ये एक्चुअली में सदाबहार वन होते हैं। ठीक, इनको क्या है कि निरंतर बारिश होती रहती है। ठीक, अच्छी धूप मिलती है, अच्छी धूप मिलती है, अच्छी बारिश मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर जो अच्छी धूप और अच्छी बारिश मिलती है, तो इनकी वजह से यहाँ जो सदाबहार वन होते हैं ये खूब फलते फूलते हैं। क्या है? फलते फूलते हैं। इनमें हम ले सकते हैं जैसे कि देवदार हुआ, रोजबुट हुआ। ठीक, ये जो वन होते हैं ये एक्चुअली में सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, तो इन वनों को हम अलग से एक बार ज्योग्राफी में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल में थोड़ा समझ लेते हैं कि सदाबहार वन होते हैं और यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी देखा जाए तो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो जीव जंतु होते हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और काफी आप देख सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है वो उस पूरा के पूरा देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं काफी विकासशील जीव जंतु पाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े जीव जंतु हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं और उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय के जो जीव जंतु हैं उनकी तुलना में उष्णकटिबंधीय के जो जीव जंतु होते हैं वो काफी विकसित मात्रा में पाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े पाए जाते हैं। और क्योंकि वहाँ का जो पारितंत्र है वो एक प्रकार से देखा जाए तो काफी आर्द्रता युक्त है, पानी से बरसात ज्यादा होती है और देखा जाए तो बहुत बड़े पेड़ उगते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे देखा जाए तो कहीं पानी है, कहीं मंडलीय है, स्थलीय क्षेत्र है, तो उनके आधार पे भी देखा जाए तो जलवायु डिसाइड अपना कार्य करती है। तो उनके आधार पे भी एक वृष्टि छाया क्षेत्र भी बनता है। तो वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं थोड़ा वो मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे कि सदाबहार जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं, ये काफी लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे और मुलायम, काफी लंबे और मुलायम होते हैं। इनमें देखा जाए तो इनकी कोई किसी भी मतलब उद्योगों में इनकी लकड़ी काम नहीं आती है। उद्योगों में इनकी लकड़ी जो होती है वो कोई काम की नहीं होती है। ठीक, तो हम समझ सकते हैं कि उद्योगों में इनकी जो लकड़ी है वो देखा जाए कोई काम की नहीं होती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उसमें देखा जाए तो अच्छी धूप मिलती है, अच्छी बारिश होती है और इसमें देवदार फल हुए, रोजबुट हुए, ये इस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार समझ सकते हैं कि पारितंत्र स्थली के अंतर्गत जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय में देखा जाए तो आप चले जाओ ब्राजील में। ठीक, जो ब्राजील है वो ब्राजील का जो क्षेत्र है वहाँ पे सैलवास पाया जाता है, सैलवास वन। ठीक, अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ पे पाया जाता है सवाना वन। जो सवाना वन है और सैलवास के जो जंगल है ये देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जंगल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, बहुत बड़े बड़े वन मिलते हैं, बहुत जीव जंतु मिलते हैं। जीव जंतुओं की जो सर्वाइव करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सैलवास वन है और सवाना वन है
ये एक्चुअली में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सदाबहार वन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ की जो पत्तियां होती हैं काफी मुलायम होती हैं, काफी पानी को मतलब कि सर्वाइव करने में सक्षम होती हैं और निरंतर ये अपने को विकास करने में सक्षम होती हैं और ये निरंतर पेड़ पौधे काफी लंबे लंबे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, इसको हम और डिटेल से समझेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। अभी हम इसके अंतर्गत वन में देखा जाए तो इसी में शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं। जैसे कि शीतोष्णकटिबंधीय में आप देख सकते हो कि यूरोप के जो क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं। ठीक, और देख सकते हो ये नीचे आ जाओ अर्जेंटीना, चिली में यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, तो इनकी वन की जो विशेषता होती है वो काफी देखा जाए तो शीतोष्णकटिबंधीय होती है। और इसके बाद में यहाँ के जो ये जो वन होते हैं ये भी काफी मात्रा में उगते हैं और देखा जाए तो इनकी तुलना में ये थोड़ा स्ट्रांग होते हैं और ये इनकी लकड़ी जो होती है वो इनकी काम जो लकड़ी होती है वो उद्योगों में काम करती है और घरों में मकानों में इनका प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार देख सकते हैं कि पर्णपाती वन है। ठीक, पर्णपाती वन एक प्रकार से देखे जाए तो ये पाए जाते हैं जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पे बारिश जो होती है वो बहुत ही कम होती है और बारिश कमी होने की वजह से यहाँ की जो वन होते हैं वो काफी छोटे और लंबी उम्र के होते हैं, या बोल सकते हैं लंबी अवधि के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के वन हम अगर देखते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखा जाए तो कांटेदार वन। ठीक, और कांटेदार में आ जाओ, इसमें हम देख सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे राजस्थान में भी पाए जाते हैं और उधर देखा जाए तो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उसमें भी वन पाए जाते हैं। उसमें देखा जाए तो कांटेदार वन में नागफनी हुआ, ठीक, करौंदा हुआ, खैर हुआ, बबूल हुआ। ठीक, तो ये जो वन है ना ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो वनस्पति है ये एक्चुअली में पर्णपाती है, क्योंकि ये अपने पत्ते क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो एक्चुअली में पर्णपाती वन जो होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सूखे की अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो उष्णपर्णपाती वन भी होते हैं, उष्णपर्णपाती वन भी होते हैं। उष्णपर्णपाती वन कैसे होते हैं कि अपने कुछ पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ पत्तियां हरी रहती हैं, यानी कि एक तरफ पत्तियां गिराते जाते हैं, दूसरी पत्तियां उनकी हरी बनी रहती हैं। तो इसमें जैसे कि सागौन हुआ, शीशम है, ठीक, आम है, ठीक, ये हम ले सकते हैं। अपने यूपी और एमपी वाले क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो हम देख सकते हैं कि जो स्थलीय पारी तंत्र के अंतर्गत जो वन होते हैं, तो वनों को हम उष्णकटिबंधीय में, ठीक, शीतोष्णकटिबंधीय में उष्णपर्णपाती, पर्णपाती वन, इस प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं और इनको हम नॉर्मली रूप में इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो वन होते हैं वो वन हमारे पृथ्वी में कटिबंध के आधार पर कैसे विभाजित किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दूसरा लेक्चर हम अभी बताएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से जो घास का पारितंत्र है या घास में जो मैदान है किस प्रकार से उनका पारितंत्र होता है, वो कैसे विकसित करते हैं, कैसे क्या वहाँ की वर्षा है क्या है, इसके संदर्भ में हम डिटेल से समझेंगे। ओके।